नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल ई कंसल्टेंसी में। मैं हूं प्रेखर शर्मा, आपका लीगल कंसल्टेंट। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर हम लोग अपना ऑर्गेनाइजेशन, अपनी एक एनजीओ शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें गाइड करिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करना चाहते हैं तो आपको एक तो उसकी कैटेगरी चूज करनी पड़ेगी कि आप किस तरीके की संस्था शुरू करना चाहते हैं, किस तरीके की एनजीओ शुरू करना चाहते हैं। अच्छा, आपका एक मैं डाउट और दूर करना चाहूँगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज इसमें रहते हैं कि सर क्या हम जो ऑर्गेनाइजेशन ओपन करेंगे वो एनजीओ कैसे बनेगी, या जो हमारी सोसाइटी है, ट्रस्ट है, सेक्शन 8 कंपनी है, वो एनजीओ है या क्या है। मतलब इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है। तो आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि जो सेक्शन 8 कंपनी होती है, जो ट्रस्ट होता है, जो सोसाइटी होती है, वो चाहे किसी भी एक्ट में रजिस्टर्ड हो। जैसे हमारा जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21/1860 है, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 है, एंड कंपनीज एक्ट जो हमारा 2015 है वो है। ओके, सो वहाँ पर लोगों को कन्फ्यूजन ये होता है कि अगर हरियाणा स्टेट की जो सोसाइटी है वो उसके स्टेट के एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड होती है, बॉम्बे पब्लिक चैरिटेबल एक्ट अलग है, तो आपको वहाँ पर कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट लॉज हैं और एक्ट हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम कहते हैं, उसमें ये रजिस्टर्ड हो जाते हैं। बट देखिए, यहाँ पर जो सोल पर्पस होता है, जो अपना एक ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव होता है, अगर हम एनजीओ या एनपीओ जैसे कहते हैं, उसका एक उद्देश्य यह होता है कि वह समाज सेवा कर सके, यानी कि चैरिटेबल एक्टिविटीज़ जो करती हैं ऑर्गेनाइजेशंस, वो एनजीओ कहलाती हैं। अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन और अराइज हो रहा होगा, क्या सिर्फ हम सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशन जो भी हमारी ट्रस्ट है, सेक्शन 8 रजिस्टर कराने से एनजीओ बन जाते हैं? तो देखिए, जो आपकी बायलॉज होता है, बायलॉज यानी कि जो हमारी सेक्शन 8 कंपनी होती है उसमें एओए एमओए होता है, ट्रस्ट होती है उसमें ट्रस्ट डीड होती है, एंड सोसाइटी में बायलॉज होता है। बायलॉज यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस, और जिसे आप अगर हिंदी में देखें तो नियमावली और स्मृति पत्र के नाम से आपको जो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं वो बायलॉज कहलाते हैं। यहाँ पर आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। जो आप ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर कर रहे हैं उन सब में आपस में ही एक डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? वहाँ पे आपको वो चीज़ चूज़ करनी होती है कि अगर आप एक सोसाइटी रजिस्टर कर रहे हैं तो वो स्टेट लेवल के लिए वर्क करेगी। मोस्ट ऑफ दी जो सोसाइटीज़ है वो स्टेट लेवल की होती है, और नेशनल लेवल की सोसाइटी भी अवेलेबल होती है। उसके बारे में मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। बट अभी हम लोग जिस सोसाइटी की बात कर रहे हैं वो स्टेट लेवल की होती है। एग्जाम्पल में अगर हम लोग लें तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21/1860 जो हमारे उत्तर प्रदेश में भी बहुत पॉपुलर है और मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में भी यूज होता है। ओके, सो जो हमारी सोसाइटी है वो स्टेट लेवल में काम करती है। जो नंबर्स ऑफ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है एक सोसाइटी में, वो 7 नंबर ऑफ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें आप 3 चेयरपर्सन बना सकते हैं। अब वो 3 चेयरपर्सन कौन कौन होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो प्रेसिडेंट हो सकता है, फिर सेक्रेटरी हो सकता है, फिर ट्रेजरर हो सकता है, यानी अध्यक्ष और सचिव और आपका कोषाध्यक्ष। ये 3 जो चेयरपर्सन होते हैं ये एक ऑर्गेनाइजेशन में होना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर भी एक क्वेश्चन अराइज होता है कि इन 3 चेयरपर्सन्स के अलावा हम लोग कोई और चेयरपर्सन रख सकते हैं, जैसे वाइस प्रेसिडेंट रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, ठीक है, मैनेजर रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। तो आप उसमें रख सकते हैं, ऐसा कोई उसमें इशू नहीं है। बट अगर आपका प्रेसिडेंट नहीं है, सेक्रेटरी नहीं है, ट्रेजरर नहीं है, तो आपको वहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है जब आप फंडिंग के एक लेवल से बात करते हैं, जब आपको अनुदान चाहिए होता है या जब आप किसी डिपार्टमेंट में अप्लाई करते हैं। तो ठीक है, वहाँ पर ये इश्यूज कभी कभी सामने आ जाते हैं कि आपकी जो संस्था है वहाँ पर प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी या ट्रेजरर किसी एक का होना वहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है या उस पद का होना ज़रूरी होता है। बट आज के टाइम में जो ऑर्गेनाइजेशंस लोग रजिस्टर कर रहे हैं उसमें प्रबंधक भी कर लेते हैं, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट भी उसमें एडअप करते हैं, ये चला आ रहा है, ठीक है। बट आपको जो मेजर फोकस रखना है वो अपने 3 जो मेन चेयरपर्सन हैं उस पर रखना है। वो कौन कौन से थे मैंने आपको बताया, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर। ये तो बात हो गई अब सोसाइटी की। अब आपके पास सेकेंड ऑप्शन जो आता है वो होता है ट्रस्ट का। अब अगर आप एक ट्रस्ट रजिस्टर कर रहे होते हैं तो ट्रस्ट कहाँ से रजिस्टर होता है सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देन सोसाइटी की भी हम लोग एक बार कंपैरिजन कर लेंगे कि सोसाइटी और ट्रस्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो जो ट्रस्ट होता है वो आपकी नियरेस्ट तहसील है, जो आपके यहाँ पर सब रजिस्ट्रार हैं, वहाँ पर रजिस्टर हो जाता है। आपने जब अपने घर की रजिस्ट्री करवाई होगी, जब आपने मकान लिया होगा, तो आपकी तहसील होती है ना, सेम प्रोसीजर पे
ट्रस्ट भी बनता है। ट्रस्ट का क्या मतलब होता है? ट्रस्ट एक आपकी कह सकते हैं वो स्टैम्प ड्यूटी से जो हमारा स्टैम्प पेपर होता है उस पर आपके लिखा हुआ ट्रस्ट डीड बन जाती है। ओके, वो वैल्यू आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप अपनी ट्रस्ट कितने से शुरुआत करेंगे। वो 10,000 से भी हो सकती है और 10 लाख तक भी हो सकती है। वो मैक्सिमम, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जो स्टैम्प ड्यूटी यूज़ होगी वो आपके जो वैल्यू होगी, जो आपकी ट्रस्ट की वैल्यू होगी वो उसके ऊपर डिपेंड करेगी। अब यहाँ पर आपको एक मेजर डिफरेंस देखने को ये मिलेगा कि सोसाइटी में 7 मेंबर्स की ज़रूरत होती है और एक ट्रस्ट को 2 ट्रस्टी से शुरू किया जा सकता है। ओके, जिनको 2 सेटलर या 2 ट्रस्टी के नाम से हम लोग जानते हैं, तो वो यहाँ पर आपको एक बेनिफिट ये मिल जाता है। ओके, अब आप कहेंगे कि सर आप बता रहे थे कि प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर का होना ज़रूरी है। तो जी हाँ, इसमें दोनों में, ट्रस्ट में और सेक्रेटरी में आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। देखिए, सोसाइटी में ऑलरेडी आप जब मेंबर्स ऐड करते हैं वहाँ तो 7 की ज़रूरत है ही, तो आपको एडअप करना ही पड़ेगा, आपको तो देना ज़रूरी है। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं ट्रस्ट की, जहाँ पर 2 लोगों से शुरुआत हो रही थी, तो वहाँ पे आपको अलग से या फिर एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, जब आप अपनी ट्रस्ट बना रहे हो, जब अपनी ट्रस्ट न्यास का आप जो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, उसी समय में आप ऐड करा लीजिए, या आपको अगर बाद में रिक्वायरमेंट लगती है, अभी तक आपके में नहीं थे ऐसे पद, तो आप उसे बाद में भी अमेंडेड ट्रस्ट डीड में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो आपको पता चल गया कि एक बेसिक सा डिफरेंस क्या होता है। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जो हमारी सोसाइटीज़ होती हैं वो स्टेट लेवल की होती हैं, ठीक है, एंड जो हमारे ट्रस्ट होते हैं वो ट्रस्ट नेशनल लेवल पे काम करने के लिए एलिजिबल होते हैं। ओके, सो बेसिक एक कंपैरिजन मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंस क्या होता है। अब प्राइसिंग की अगर हम लोग बात करें तो जो कॉस्ट आती है वो अप्रॉक्स सेम ही आती है जब आप एक सोसाइटी रजिस्टर करने जाते हैं या आप एक ट्रस्ट रजिस्टर करने जाते हैं। देन आ जाते हैं सबसे सेपरेट, जो कि कंपनी, जो हमारी सेक्शन 8 कंपनी जिसके नाम से हम लोग जानते हैं, जो बहुत ही पॉपुलर है आजकल। तो वहाँ पर उसका एक सोल पर्पस ये होता है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो एज अ एनजीओ भी वर्क करना चाहती हैं और वो एज अ कंपनी भी अपने आप को शो करना चाहते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि जो आपकी सेक्शन 8 कंपनी होती है वो एक तो इंटरनेशनली भी वर्क करने के लिए आपके लिए बेनिफिशियल रहती है। अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ के साथ भी इन्वॉल्वमेंट लेना चाहते हैं तो वहाँ पे एक सेक्शन 8 का आपको एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये आपकी जो MCA है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उससे रजिस्टर होती है। देन बट आपको यहाँ पर एक माइनस पॉइंट इसका ये मिलेगा कि इसकी जो कंप्लाइंसेज होते हैं, इसके जो एनुअल कंप्लाइंसेज हैं वो थोड़े कॉस्टली होते हैं अगर हम सोसाइटी और ट्रस्ट से कंपेयर करते हैं तो। लेकिन 2 डायरेक्टर से आप इसे भी शुरू कर सकते हैं। बाकी के जो प्रेसिडेंट वगैरह जो भी आपको अगर अपॉइंट करने हैं तो आप इसमें अपॉइंट भी कर सकते हैं और या तो उन्हें आप हायर कर सकते हैं एज अपॉइंटमेंट लेटर, बाय अपॉइंटमेंट लेटर आप अपनी कंपनी में इसमें हायर भी कर सकते हैं। बट यहाँ पर देखिए, मैंने आपको अभी 3 चीज़ों के बारे में बताया कि अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो सोसाइटी, ट्रस्ट या सेक्शन 8 जो आपको बेटर लगता है अपने अकॉर्डिंग, उससे आप शुरू कर सकते हैं। अब आप कैसे चूज करें कि आपको सोसाइटी ओपन करना चाहिए या ट्रस्ट ओपन करना चाहिए या सेक्शन 8 ओपन करना चाहिए? तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप करना क्या चाहते हैं, आपका विजन क्या है, आपका लेवल ऑफ वर्क क्या रहेगा। ओके, इन 3 फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आप चूज करिए कि आप सोसाइटी ओपन करेंगे, ट्रस्ट ओपन करेंगे या सेक्शन 8 कंपनी ओपन करेंगे। अगर आप सोसाइटी ओपन कर लेते हैं तो एक थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन हो जाता है आपके लिए कि आप स्टेट लेवल पे वर्क कर पाएंगे। ओके, अगर आप ट्रस्ट ओपन कर लेते हैं तो ट्रस्ट में एक फ़ायदा आपको ये मिल जाता है कि कम लोगों से शुरुआत हो जाती है और दूसरी चीज़, नेशनल लेवल के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। ओके, सो अगर आपके पास स्टार्ट करना है तो मैं प्रीफर करता हूँ कि आप ज़्यादातर ट्रस्ट ओपन करके आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत कर सकते हैं। ओके, सो ट्रस्ट, वैसे भी ट्रस्ट का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है वो थोड़ा आसान होता है इन कंपैरिजन ऑफ सोसाइटी या सेक्शन 8 कंपनी। आप एक ट्रस्ट डीड बना करके उसको रजिस्टर करवा सकते हैं 1 से 2 दिन में। बहुत कोई समय नहीं लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसीजर नहीं है, लेकिन वैल्यू आपको बहुत प्रोवाइड करता है। ओके, सो यहाँ पर बात हो गई कि कैसे आप शुरू कर सकते हैं। ओके, सो आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले चीज़, जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे जब आप अपनी एक एनजीओ शुरुआत करना चाहते हैं तो देखिए, सबसे पहली चीज़, जो मेंबर्स होते हैं, वेदर आप एक सेक्शन 8 कंपनी ओपन करें या आप ट्रस्ट ओपन करें या आप एक सोसाइटी ओपन करें, तो जो आपके मेंबर्स हैं आपको उनकी KYC डिटेल्स, यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, ठीक है, फिर आपको एक नाम चूज़ करना पड़ेगा कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम देना चाहते हैं, उसका रजिस्टर्ड एड्रेस क्या होगा। तो ये बेसिक डिटेल्स आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोवाइड करनी होती हैं एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। ओके, और
एक मैं अपनी तरफ से आपको पर्सनल जो एडवाइस है वो देना चाहूँगा कि जो भी लोगों को आप ऐड करें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो देखें कि वो लोग थोड़ा आपके ट्रस्टवर्दी हों, आपके साथ कोऑपरेटिव हों, क्योंकि ऐसा आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है कि मैंने देखा है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हमारे पास आती हैं तो उनके आपस में मेंबर्स में ही विवाद चल रहे होते हैं, उनके आपस में ही लड़ाई झगड़े चल रहे होते हैं। तो अगर आपस में ही आपके इस तरीके के डिस्प्यूट्स होंगे तो आप कैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पर आपके साथ एक प्रॉब्लम आ जाती है। तो कोशिश करिए कि जो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन ओपन करें उसमें आप अपने ऐसे लोगों को ऐड करें जो आपके भरोसेमंद लोग हों, आपके ट्रस्ट वाले लोग हों, जो आपको कोऑपरेट करें जब आप सोशल वर्क करते हैं। ओके, सो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है आप लोगों के लिए जब आप एक एनजीओ शुरू करने जाते हैं तब। चलिए, यहाँ पर हम लोगों ने समझ लिया कि किस तरीके से आप वर्क करेंगे, कैसे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर होगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या सर हम जब ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर कर लेते हैं तो हमें हमारी एनजीओ को गवर्नमेंट से फंड मिलना शुरू हो जाता है? सो यहाँ पे एक मैं आपको बात क्लियर करना चाहूँगा कि मोस्टली जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, कितनी भी CSR कंपनीज हैं, वो देखते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन एटलीस्ट 3 years ओल्ड हो। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि भाई वो भी देखते हैं कि अगर आपको इतना अमाउंट दिया जा रहा है, आपको इतनी ग्रांट दी जा रही है, तो आपके पास भाई एक्सपीरियंस तो हो कि आप जो वर्क करोगे उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर पाओगे भी या नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब आपको वर्क मिलेगा तो आपको ग्रांट मिल गया, आपने एक प्रपोजल दे दिया भाई इतने इतने लोगों का हम अगर वर्क करेंगे तो बेनिफिट होगा। वहीं पे अगर आप फेल हो जाएंगे तो सामने वाला जो डोनर कंपनी है या जो डिपार्टमेंट है, वहाँ देखिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर आप काम नहीं करेंगे सीधे ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। और CSR की अगर हम लोग बात कर लें तो आपको फिर दोबारा CSR तो मिलने से रहा। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि अगर आप एक नई ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर रहे होते हैं तो आपको गवर्नमेंट और CSR फंडिंग नहीं मिलती है। आपको एटलीस्ट 3 years वेट करना होता है, काम करना होता है और अपनी ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन को मजबूत करना होता है। मैं बात करता हूं कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन को मजबूत करिए, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ पेपर वर्क पे ध्यान दीजिए, आप सिर्फ 12A80G ले लीजिए, आप FCRA करा लीजिए। मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है। वो तो देखिए लीगल एस्पेक्ट से ज़रूरी है, वो आपको लेना चाहिए, बट यहाँ पर लोग सिर्फ कागजों में चल रहे होते हैं। कागजों में चलने से दोस्तों कुछ भी नहीं होता है। आपको ग्रास रूट पे अपनी प्रोफाइल जनरेट करनी होगी। अब लोग कंपेयर करते हैं बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से कि सर ऐसी हमारी एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट्स हों, हमारी ऐसी वेबसाइट्स हों, बट वो सब चीज़ें तो तब बनेंगी ना जब आप ग्रास रूट पे ग्राउंड लेवल पे जाकर के काम करेंगे। ओके, जब तक आप काम नहीं करेंगे आप बड़े बन ही नहीं सकते। ये आप इस बात को आप ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए कि अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर रहे हैं तो आपको स्टार्टिंग में मेहनत करनी है, आपको उसमें काम भी करना पड़ेगा, आपके उसमें मनी भी इन्वेस्ट होगी, आपका टाइम भी इन्वेस्ट होगा, मैन पावर भी इन्वेस्ट होगी, सब कुछ वहाँ पे फोकस्ड होकर के आपको वर्क करना होगा। बहुत सारे लोग क्योंकि बाद में शिकायत करने लगते हैं कि सर हमें ये नहीं मिला, हमारे पास ये इतने प्रोग्राम्स थे, ये चीज़ें, ऐसे ऐसे इश्यूज आते हैं। आप एक बार खुद उन लोगों से जाकर के अगर आप रियलिटी में देखें तो मैंने ये चीज़ एनालाइज की है कि ग्राउंड लेवल पे वर्क ज़ीरो होता है और वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमने जो प्रोग्राम लगाया है, हमने जो CSR लगाया है वो लाखों का हमें आकर के मिल जाएगा। तो दोस्तों पॉसिबल नहीं होता है वहाँ पे चीज़ें। तो ये चीज़ आपको स्टार्टिंग में समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, अगर आपने माइंड मेकअप किया है कि आप समाज सेवा करना चाहते हैं, आप सोशल वर्क में काम करना चाहते हैं और सिर्फ अर्निंग यहाँ पर एक मेन मोटिव नहीं रह जाता है कि आप जब एक ऑर्गेनाइजेशन ओपन कर रहे हैं तो आप सिर्फ पैसा कमाएंगे, तो ये चीज़ दिमाग से हटा दीजिए। ऑर्गेनाइजेशंस एक्चुअली प्रॉफिट मेकिंग नहीं होती हैं। हम लोग इसे नॉन प्रॉफिट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट वर्ड बिल्कुल भी इलीगल है, बैन है, आप ऐसे समझ लीजिए। क्योंकि आप एक एनजीओ में पैसा कमाने नहीं आ रहे हैं, आप एक ऑर्गेनाइजेशन जब सेटअप कर रहे हैं तो आप एक लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक के लिए सोशल वेलफेयर की एक्टिविटीज़ करने के लिए जो कि कॉन्क्रीट होंगी, यानी कि कॉन्क्रीट में कौन कौन से वर्क आ जाते हैं, जैसे आपने अनाथ आश्रम देखा होगा, वृद्धाश्रम देखा होगा, है ना, गौशालाएँ होती हैं, ये सब लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट्स होते हैं। अब यहाँ पर अगर आप सोचें कि हम अर्निंग ज़्यादा कर ले या तो कि अगर आपको पैसा ही कमाना है आप बिजनेस कर लीजिए, आपको एनजीओ ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपने अपना माइंड मेकअप किया है, आप एक ऑर्गेनाइजेशन चलाएंगे, देखिए यहाँ पे कॉस्ट आपको मिलती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपको कुछ बचता नहीं है, सब चला जाता है। जाहिर सी बात है अगर आप वर्क कर रहे होते हैं आपको आपका कंपनसेशन भी मिलता है। आप अगर आपको प्रोजेक्ट मिला तो उसमें आप अपनी सैलरी भी दिखा सकते हैं। उसमें आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ऑब्वियस सी बात है 15 से 20%। इवन गवर्नमेंट भी कहती है, गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिसमें एनजीओ की अपनी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट 20 से 25% तक होती है।
बट वहाँ पर अगर आप सोचें कि 50% का काम करूँगा 50% बचा लूँगा तो ये तो बिजनेस हो गया ना। तो आपको ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आप जाके बिजनेस कर सकते हैं। अगर आप एनजीओ ओपन कर रहे हैं तो आपके पास ये मोटिव होना चाहिए कि आप एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स के लिए, लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक के लिए सोशल वेलफेयर की एक्टिविटीज़ आप करेंगे, जिससे एक बहुत सारे लोगों को, उनको ऐसे लोग जो कि पिछड़े हैं, जो कि नीडी हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए फ़ायदा होगा। तब आप एक ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करिए। और सामने आपके बहुत सारे हज़ारों एग्जाम्पल्स हैं, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो मेहनत करके, वो डेडिकेटेड होकर के ही आगे आज जाकर के बड़े हो पाए हैं। तो टाइम लगता है, आपको वर्क करना होगा, आपको अपना डेडिकेशन देना होगा, तब आप जाकर के एक एनजीओ की शुरुआत कीजिए। और आई होप कि आप जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर करेंगे तो आपके पास जो प्रॉब्लम्स आएंगी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं उनको सॉर्ट आउट कर पाऊंगा। कोशिश करूंगा कि जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो मैं आपका उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं। और दोस्तों जाकर के आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आप जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर करने जाएंगे तो वहाँ पे जाकर के आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूँगा वहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसको शॉर्ट आउट कर पाऊँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके हमें अपनी क्वेरी या फिर जो भी आप नेक्स्ट वीडियो जिस टॉपिक पे चाहते हैं वो बताना बिल्कुल भी ना भूलिए।